अपना नया चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो होती है सेल, जिसे हम कहते हैं कोशिका। देखो, आप सभी को पता है, पहले से भी पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होती हैं, जो भी सजीव होते हैं, वो सब क्या बनते हैं? वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, सब हम किससे बने हुए? सेल से। अगर ये सेल होंगी तो हम बनेंगे, नहीं होंगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेन बात है कि सेल क्या है, इसके बारे में और आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी खोज कैसे करी। देखिए, आपको पता है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक भी जो होते हैं, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो एक पेड़ की छाल होती है, उससे जो बॉटल्स पे लगाने वाली कॉर्क बनती है जो कि डेड होती है, उसकी एक पतली सी लेयर काट के इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और इन्हें स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दिया उस पर। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने कहा कि ये जो, इसको उन्होंने नाम दिया कोशिका का। कोशिका क्या है? इनके जो लैटिन वर्ड होता है उसमें कोशिका को कहा जाता है छोटा कमरा। तो इन्होंने जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि ये, उन्हें जो शेप दिखी वो एक खाली कमरे की तरह दिखी, छोटे छोटे कमरे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इन्होंने किसकी तरह बताया? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते में इस तरह की होल्स होते हैं, तो इस तरह की शेप जो होती है उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। अब इन्हें केवल छोटे कमरे दिखाई दिए क्योंकि ये डेड सेल थी और इसे बाकी इसमें उन्होंने कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन नए नए वैज्ञानिक आते हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं। उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी करी। इन्होंने तालाब का पानी लिया, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह थे, एल्गी थे, उसका इन्होंने माइक्रोस्कोप में, एक अच्छे माइक्रोस्कोप में जिसकी जो पावर थी काफी ज्यादा थी, उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने उसको सेल को देखा और इन्होंने कहा कि जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उन्होंने इसको क्लियरली डिफाइन करके दिखाया कि इसमें इस तरह के इनको डॉट्स दिखाई दिए थे और कुछ और भी हल्के इनको निशान इसमें दिखाई दिए, जो कि रॉबर्ट हुक ने नहीं देखे थे क्योंकि वो डेड सेल का था, इन्होंने जो है लिविंग सेल्स का किया। ठीक है। फिर उसके बाद आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने भी आगे खोज करी। उन्होंने देखा कि इसमें जो ये डार्क से जो सेंटर में पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये, उन्होंने इसको किसका नाम दिया? केंद्रक का। उन्होंने इसे कहा केंद्रक, कि जो सेल होती हैं इसके मध्य में, सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है। फिर आगे जेई पुरकंजे ने 1839 में इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जिसको इन्होंने जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य यानी कि जीवों में पाया जाने वाला लिक्विड, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर जिसमें जीव द्रव्य होता है, यानी कि जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, वो लिविंग बींग्स होते हैं। इसकी खोज किसने करी? जेई पुरकंजे ने की। फिर हक्सले ने 1868 में इन्होंने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि अगर जीव द्रव्य है तो जीवन है और अगर नहीं है तो नहीं है। तो जितने भी सजीव होते हैं जिनमें जीवन होता है, तो उसमें उनकी सेल्स में क्या पाया जाएगा? जीव द्रव्य पाया जाएगा। फिर आगे आए श्रीटर थियोडर श्वान, ये भी दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया 1939 में। और इन्होंने बताया कि जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये फिर श्रीडर एवं
थियोडोर शॉन ने 1939 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि जितने भी जंतु होते हैं या फिर पौधे होते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग्स है, सभी किससे बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। अगर सेल्स है तो ये बने सेल्स, मतलब इनमें जीवन है, सेल्स के ही बने होते हैं। अगर सेल नहीं है तो ये नहीं बनेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो सेल होती हैं दूसरा इन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है, सेल होती हैं, वो जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है बॉडी का, जो भी स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? कोशिका के ऊपर ही होता है। और जो फंक्शन होते हैं वो भी उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आगे रुडोल्फ विर्चोव, जिन्होंने 1855 में ये बताया कि जो कोशिका बनती है, कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, किस तरह से वो उत्पन्न होती है, बनती है, वो अपने पहले से प्रेजेंट सेल से ही डिवाइड होकर बनती हैं। तो इस तरह से इन साइंटिस्ट ने अपने अपने समय में जो है कोशिका के बारे में और ज्यादा खोज करके आगे के बारे में बताया। जो सेल होती हैं, उस सेल की जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो जीव होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय, जिसे कि हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय, जिसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं उनका शरीर केवल एक ही सेल का बना होता है और उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो सजीव है उनके अंदर जो भी क्रियाएं होंगी वो उसी एक सेल के अंदर होती है। ठीक है, उसमें अगर रिप्रोडक्शन भी है तो भी उसी सेल के अंदर होगा, अगर उसमें डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, तो भी उसी सेल के अंदर होगा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके कारण उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए भी अलग सेल्स होती हैं, जनन कोशिकाएं उनके लिए अलग होती हैं। अगर क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका से बना हुआ शरीर होता है, और अगर एक सेल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक ही सेल के बने तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं वो जो है, अगर उनमें कोई सेल डेड हो जाएगी तो उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है। फंगस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या है? बहुकोशिकीय होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक इकाई है। देखिए, आप एक दीवार हम बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमको एक ईंट लगानी पड़ती है, ठीक है, तब जाके वो एक स्ट्रक्चर बनता है ना। उसी तरह जब कोई सेल बनती है तो वो भी 1 से 2 में बनेगी, फिर 2 से 4 में बनेगी, फिर 4 से 8 में बनेगी। इस तरह से उसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और आकार को, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको बनाने का काम करते हैं। तो क्योंकि एक ईंट जो है वो एक स्ट्रक्चर यूनिट है, और उसी तरह जो सेल है वो भी एक जीव की, एक सजीव की, एक एनिमल की, एक प्लांट की, जो भी लिविंग बीइंग है उनकी क्या है? एक यूनिट है। क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगी तब तक स्टार्टिंग नहीं होगी जीव के बनने की। ये जीव के बनने की शुरुआत है, और ये डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड होकर जो है ये अपनी संख्या को बढ़ाती है और आकार को बढ़ाती है। दूसरी बात, इसे फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन होते हैं, एक जो मल्टीसेलुलर जीव होता है या फिर यूनिसेलुलर, इसमें जो फंक्शन होते हैं, जो काम करने होते हैं, वो उस जिस जीव की भी सेल है, जिसकी भी सेल है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब हमारी बॉडी में जो होंगे वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम कर देगी, तो हमारी बॉडी की जो शेप है वो एक ह्यूमन शेप हो जाएगी। उसी तरह जो बर्ड होती है तो उस बर्ड के अंदर की जो बर्ड की जो सेल है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, उनकी संख्या भी उसके अकॉर्डिंग होगी, और उसके जो काम करने के हर सेल के जो काम करने के तरीके हैं वो भी उस बर्ड के अंदर, उस पक्षी के अंदर जो भी वो कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं वो उनकी संख्या, उनके कार्य, उनके आकार उस लिविंग बीइंग के अकॉर्डिंग होते हैं जैसा कि वो होता है। अब हम सब लिविंग बीइंग है, प्लांट हमारे जैसे नहीं है शक्ल में, हम किसी बर्ड के जैसे नहीं है, हम किसी एनिमल की तरह नहीं है, लेकिन एक जो हम हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारे जैसे ही और भी मनुष्य हैं, लेकिन हम सब एक जैसे नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है
जीन पर जिस तरह के कैरेक्टर वो लेकर जाते हैं, उसके कारण हमारी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती। लेकिन जो बॉडी के आकार होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और क्योंकि हम बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे यहाँ पर हमारे शरीर के आकार के लिए और डिपेंड करती है रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं वो हमारे आकार को बनाती है। इसके अलावा जो सेल होती है उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। अगर हम माने तो मनुष्य में जो इनकी सेल होती है वो 1 ट्रिलियन के करीब होती है। 1 ट्रिलियन मतलब 1 के साथ जो है आप 12 जीरो और लगा लीजिए। जीरो लग जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 लाख करोड़। यानी कि एक जीव का जो शरीर बनता है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ सेल्स होती हैं। और जैसे एक जीव के अंदर डाइजेशन की क्रिया हो रही है, रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है और जो भी काम हो रहे हैं वो जो सेल होती हैं उसके अंदर वो अपने काम, उनकी जो शेप होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। मतलब जिस तरह के वो काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके आकार और उनके फंक्शन होते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि जो सेल होती हैं ये शेप में अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे उनके काम होते हैं शरीर के अंदर वैसे वैसे उनकी शेप भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं जो कि चिकनी पेशियां होती हैं हमारी, वो इस तरह की शेप की होती हैं। जो ब्लड सेल है ये इस तरह से गोल होते हैं, सब में बीच में न्यूक्लियस होता है। जो नर्व सेल्स होती है जो सूचनाओं को लेकर जाने का काम करती है ब्रेन तक, ये जो होती है ये तर्करूप होती है। इसके अलावा जो ओवम होता है रिप्रोडक्शन में, जो एग सेल होती है वो गोल होती है। इस और जो स्पर्म सेल है ये टैडपोल की शेप की होती है। जो वसा कोशिका है ये गोल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग होती हैं शेप में और उनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी साइज कैसे होते हैं। ये सेल्स इतनी छोटी होती है कि हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह की जो सेल होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं और हम इनको आसानी से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। अधिकतर इनकी साइज इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है। लेकिन जैसे कि एग है, एग अपने आप में एक सेल है जिसे हम खुली आंख से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है, जो कि 15 जिसका साइज जो है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होता है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो सेल होती हैं इनके साइज भी अलग अलग होते हैं और वर्क के अकॉर्डिंग इनकी जो शेप होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो कैसा आपको मेरा चैनल लग रहा है, तो प्लीज उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।